So a person who belongs to a composition scheme should display that he is a composition dealer. The composite dealer, he is a composite dealer, no, because he has opted for composition scheme. Therefore, he should display it at the signboards, maybe tag boards or on the bill. ठीक है, क्यों क्यों डिस्प्ले करना होता है आपको पता है? कॉम्पोजिशन स्कीम जो ऑप्ट करते हैं, द डीलर्स हु ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कैन नॉट receive tax from their customers. They are not eligible to receive. Therefore, no ITC is available, no, because they are not receiving the tax from their customers. Therefore, ITC is also not available. ठीक है, जब आपके पास आउटपुट टैक्स इनपुट क्यों नहीं ले रहे हो आप? क्योंकि कस्टमर से कुछ वसूल ही नहीं कर रहे हो आप. ठीक है, कॉम्पोजिशन जो डीलर्स होते हैं ना, उनको कस्टमर से टैक्स लेना अलाउड नहीं होता. तो बिल ऑफ सप्लाई होता है ना, बिल ऑफ सप्लाई, आप समझते हैं बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस में क्या फर्क होता है? दीज आर टू डिफरेंट बिल्स. आप किसी देखो, जब एक पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम लेता है ना, तो उसे अपने उसको ना बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, ना कि टैक्स इनवॉइस. अब टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या फर्क होता है? बिल ऑफ सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस होती है, दैट्स इट. उसमें टैक्स नहीं लिखा होता 10% GST, 12% GST, ऐसे नहीं लिखा होता है 6% GST एंड 6% SGST, CGST एंड SGST. नहीं, वो सिर्फ प्लेन बिल होता है. प्लेन बिल में क्या लिखा होता है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट्स इट. और ऊपर से जब बिल है ना, बिल आपने बिल को देखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होता है ऊपर से, और साइड में लिखा होता है कॉम्पोजिट डीलर. जब 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 आप कॉम्पोजिट डीलर देखो ना, तो आपको वो चीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज है कि कॉम्पोजिट डीलर का मतलब है आप मुझसे टैक्स नहीं ले सकते. फिर भी वो आपसे टैक्स ले रहा है ना, GST के नाम पे आपको लूट रहा है, तो मतलब आप समझ जाओ कि अपने जेब में डालने वाला है वो, और चीटिंग कर रहा है आपसे, ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है आपसे GST के नाम से. आ रही है बात समझ में? तो जो कॉम्पोजिशन डीलर्स होते हैं ना, उन्हें कस्टमर से टैक्स वसूल करने का कोई अधिकार नहीं होता. ITC भी नहीं मिलता है ना वैसे उनको. देखो, अगर आप देखोगे तो ITC भी नहीं मिलता है उनको, तो ना टैक्स ले रहे हैं ना ITC क्लेम कर रहे हैं. अच्छा, तो टैक्स भर कैसे रहे हैं? भरेंगे, मैंने ये नहीं बोला आउटपुट टैक्स नहीं होता है, मैंने एक बार भी ऐसे नहीं बोला. गवर्नमेंट को वो भरेंगे, तो कैसे भरेंगे वो हम सीखेंगे. इसमें कम रेट पे टैक्स भरेंगे, कम, बहुत कम, मिनिमम टैक्स, क्योंकि सप्लाई तो वो कर ही रहे हैं ना, गुड्स को सप्लाई तो वो कर ही रहे हैं, टैक्स तो वो भरेंगे, लेकिन कैसे भरेंगे उसका एक सिस्टम है. ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं. द टैक्स पेयर, सेकेंड लास्ट पॉइंट देखो, द टैक्स पेयर हैज टू मेंशन द वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन. दैट मैं डीलर कौन सा हूँ? कॉम्पोजिशन स्कीम लेने वाला डीलर हूँ. ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम. उसे क्या इशू करना है? बिल ऑफ सप्लाई. टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना है. टैक्स इनवॉइस मतलब जिसमें आपने सेलिंग प्राइस के साथ साथ GST भी लगा दी और कस्टमर से टोटल प्राइस वसूल किया, और वो जो GST का रेट है, वो अमाउंट जो आपने कलेक्ट किया, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ सप्लाई and tax invoice. So composite dealer never issue tax invoice. He can issue bill of supply, and on every bill of supply he will have to denote that he is a opter, he has opted for composition scheme. As per CGST Amendment Act 2018, अभी recently ये change हुआ है. हाँ, a manufacturer and a trader can also supply services. समझो कोई मैन्युफैक्चरर है और ट्रेडर है, वो अभी सर्विसेज में भी आ सकते हैं, मतलब वो आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर. या तो उनका जितना भी टर्नओवर है, सपोज 50 लाख का टर्नओवर है, 50 लाख का टर्नओवर है और उसका 10% निकालो तो 5 लाख होता है. ठीक है, अब दिमाग में रखो 5 लाख और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर. अब तो ये कोइंसिडेंटली हो गया 5 लाख दोनों ही सेम है. चलो मैं टर्नओवर लेती हूँ 60 लाख, तो 60 लाख का 10% कितना होता है? 60 लाख का 10% 6 लाख होता है. 6 लाख. हाँ, 6 लाख, और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ₹5 लाख, विच एवर इज हायर. तो हायर क्या है? हायर क्या है? 6 लाख. मतलब 6 लाख तक की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको छूट है.
फ्री में, मतलब जी उस कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है ना आपने, तो भी आप सर्विसेज, पहले सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करने दिया जाता था, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को सिर्फ गुड्स सप्लाई करने दिया जाता था। कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रही हूँ मैं, प्लीज स्टिक ऑन टू द कॉम्पोजिशन स्कीम। वैसे तो वो सप्लाई कर सकते हैं ना सर्विसेज, पर जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है वो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे तो उनको कॉम्पोजिशन स्कीम लेना अलाउड नहीं था। या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलूं, जो कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते थे और वो अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स थे, उन्हें सर्विसेज देना अलाउड नहीं था। लेकिन अब 2018 से एक अमेंडमेंट लाया गया, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लाई गई कि अब जो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कितनी, सारी की सारी, जितनी चाहिए नहीं, लिमिट है। अगर लिमिट के अंदर रहेंगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, या फिर अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली है तो ये लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी। दोनों में से कुछ भी सेंटेंस आप बोलिए ना, मतलब तो एक ही है। अच्छा, तो कितनी सर्विसेज आप दे सकते हैं? 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 lakhs, whichever is higher. ओके, अब मैं ये लाया तो गया था 2018 में नोटिफिकेशन में, लेकिन इसको एप्लीकेबल किया गया 1 फरवरी 2019। ये भी लिखा हुआ है, पढ़ो आप सेंटेंस समझिएगा। द अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2019। पर ये नोटिफिकेशन लाया कभी गया था? 18 से। मतलब नोटिफिकेशन इन द सेंस बोलते हैं ना, वो प्रपोजल डाला है, अभी पास होना बाकी है, ऐसे। ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं, इसमें से कुछ डाउट है तो प्लीज क्लियर करो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। शॉर्ट नोट ही आता है पूरा इस पे, मतलब 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है इस पे। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले आपको कॉम्पोजिशन स्कीम समझानी है क्या होती है, उसके बाद कंडीशंस बतानी है। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है, क्या टर्नओवर लिमिट है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। साहिल आप एनोटेशन कर रहे हो स्क्रीन पे, प्लीज रब इट। साहिल, वो सबके लिए हो रहा है इंपॉर्टेंट जो आप लिख रहे हो। स्टॉप डूइंग एनोटेशन प्लीज। सॉरी मैम, सॉरी। इट्स ओके। तो आपने ये ध्यान देना है कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो ले रहे हैं उनकी कंडीशंस क्या है, तो शॉर्ट नोट कैसे लिखते हैं उसका। सिर्फ कंडीशन नहीं लिख के आना, पेपर में मार्क्स कटेगी। आप बोलोगे मैम मैंने वर्ड टू वर्ड सारी कंडीशंस लिखी थी 6 to 7 जितनी आपने पढ़ाई थी, तो भी मार्क्स कटेगी, क्योंकि कोई भी शॉर्ट नोट ऐसे नहीं लिखा जाता। पहले बताओ कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है। अब कॉम्पोजिशन डीलर जो होता है वो बिल कैसे रेज करते हैं। अ कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। दिस इज बिकॉज, क्यों टैक्स इनवॉइस क्यों नहीं इशू कर सकता? बिकॉज ही कैन नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स। they need to pay out to government from their own pocket. उनको अपने पॉकेट से भरना पड़ता है। गवर्नमेंट उनको बोलती है आपको पहले से ही बेनिफिट मिल रहा है ना, कितनी छोटी टैक्स है, आप सप्लाई कर ही रहे हो, प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, उन्हीं प्रॉफिट्स में से आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हुए टैक्स अपने पॉकेट से भरनी पड़ेगी। और इतना मिनिमम होता है ना, फर्क भी नहीं पड़ता, 1%, 2%, 6% ऐसी टैक्सेस हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। हेंस द डीलर हैज टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। ध्यान से देखो, मैंने हाईलाइट किया है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। द डीलर आल्सो मेंशन composite taxable person on every bill of supply at the top of bill of supply, because he is not eligible to collect on टैक्स ऑन सप्लाई। जब आप सप्लाई करोगे तो उसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ये रीजन से आपको अपने बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर कॉम्पोजिट डीलर, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन करके वर्ड्स को डिनोट करना कंपल्सरी। अगर नहीं करोगे ना तो कॉम्पोजिशन ले ही नहीं सकते, आप स्कीम ही नहीं ले सकते। और अगर आपने स्कीम ले ली ना तो बिल के ऊपर ये दिखाना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है ऑफिसर से कि देखो मैंने अपने बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिख दिया है, मतलब मैं किसी को चीट नहीं कर सकता। आई बात समझ में? चीट करोगे तो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं व्हाट आर द जीएसटी रेट्स फॉर कॉम्पोजिशन डीलर्स। व्हाट आर द जीएसटी रेट्स?
देखते हैं मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स, जो गुड्स की बात कर रही हूँ मैं, गुड्स, जो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स हैं और वो गुड्स में डील कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आप गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं, गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो टैक्स कितनी लगेगी? 1%। अच्छा, अगर अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा आईजीएसटी है तो वन, सॉरी आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी है मतलब इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट है तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते ना। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को डाउट आया था, मैम इसमें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ है, आईजीएसटी क्यों नहीं लिखा हुआ है? आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई करने वालों को कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट होता ही नहीं है, एक्सक्लूडेड है। हाँ वेरी गुड, एक्सक्लूडेड है वो, वेरी गुड। सो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स अगर हो आप, और आप विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हो और आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, तो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1% का टैक्स लगता है, सिर्फ 1%। तो 1% है तो मतलब सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 0.5। एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 0.5। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको कितना पहुंचाने का? 0.5। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पहुंचाने का? 0.5। रेस्टोरेंट सर्विसेज बट नॉट सर्विंग अल्कोहल, मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने ऊपर भी बताया था, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं जो 1.5 करोड़ की लिमिट के अंदर आते हैं, याद आया? अच्छा, रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हो लेकिन अल्कोहल नहीं सर्व कर रहे हो, तो आपके ऊपर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर ले लिया तो 5% टैक्स लगेगा, 5%। कितना छोटा अमाउंट है, आपको समझ रहे हैं? आप कितना कमाते हो उसमें से सिर्फ 5% भर रहे हो, सिर्फ 5% का सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 2.5, और एसजीएसटी हो जाएगा 2.5%, 2.5, 2.5। अच्छा, अब आते हैं अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। अदर मतलब देखो गुड्स तो इसमें ही आ गए ना, जितने भी गुड्स है वो इसमें आ गए, एक सर्विस को अलग कर दिया रेस्टोरेंट को और बाकी सारी सर्विसेज इधर है थर्ड वाले स्लॉट में। तो अदर सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर 6% लगेगा, मतलब रेस्टोरेंट वालों को थोड़ा कम 5%, और जो अदर सर्विस प्रोवाइडर है जिनकी लिमिट 50 लाख रुपए थी, याद है आपको? 50 लाख का टर्नओवर लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्रीगेट टर्नओवर, तो उन जिनको 50 लाख की लिमिट दी है ना, उनका टैक्स का रेट 6% है। तो 6 में से सीजीएसटी है 3 और एसजीएसटी 3। ये रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सम आ गया ना अगर कॉम्पोजिशन स्कीम का, तो एक केस आएगा, आपने समझना ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है कि नहीं ले सकता है। वो पूछेगा वेदर ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन, आप बोलोगे यस नो। इफ यस, हाउ मच टैक्स शुड ही पे टू द गवर्नमेंट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट? तो क्वेश्चन आ सकता है, विल ही पे इट फ्रॉम ओन पॉकेट और विल ही फेच इट फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट? तो आपको आंसर देना नो, ही विल पे इट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, because he will issue bill of supply, which is because he is not eligible to take or to charge the tax from the customers। देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। नाउ हाउ टू ऑप्ट फॉर जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम, कैसे ऑप्ट कर सकते हो? बहुत सिंपल है, देखो पढ़ो, आपने ना जीएसटी पोर्टल को विजिट करना है, जीएसटी पोर्टल बना हुआ है ना, उसको विजिट करो, उसमें एक फॉर्म डाउनलोड करो। कौन सा फॉर्म? जीएसटी सीपीएम 02 कॉम्पोजिशन स्कीम का ये फॉर्म है, कॉम्पोजिशन स्कीम 02, ठीक है, 02 फॉर्म होता है। ये किसके लिए होता है? आप है ना अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो, किसके अंडर में? कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में, विथ द गवर्नमेंट। देखो लिखा हुआ है, यू कैन विजिट द जीएसटी पोर्टल एंड फाइल द फॉर्म जीएसटी सीपीएम 02 with the government in order to register your business under this scheme। हाँ, लेकिन ये कंपलसरी है कि आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मतलब ये जो ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इसको आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करना पड़ेगा। आप बीच वाले साल मतलब मिडिल ऑफ द ईयर में नहीं कर सकते आप। आपका ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, एंड होता है मार्च में, टैक्सेशन ईयर जिसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो आपने अप्रैल में फाइलिंग करनी होती है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब अप्रैल मंथ में फाइलिंग करनी होती है, ये आपने फॉर्म उसी मंथ में भरना है। चलो आगे देखते हैं। रिमेंबर यू विल नॉट बी एबल टू चूज दिस ऑप्शन इन द मिडिल ऑफ द ईयर, ठीक है, मिडिल ऑफ द ईयर में नहीं ले सकते। व्हाट आर द एडवांटेजेस, थोड़ा क्विकली
देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। वॉइस इज लो, आवाज नहीं आ रही है? मैं तो बहुत जोर से बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है? आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगा बेटा, सबको आवाज नहीं आ रही है? यस हिमांशु। हाँ बेटा, बस यही है, थोड़ा 2-3 पॉइंट्स है ये, देखो 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव लिस्ट, दैट्स इट। ये हम लोग अभी नहीं करने वाले। टैक्सेबल वर्सेस एग्जम्प्टेड सप्लाई अभी नहीं करने वाले हैं। ये तीन तीन सिर्फ फटाफट 5 मिनट में हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना अपना। चलेगा? करना है कि नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊं सम्स के साथ? अनम्यूट करके आंसर दो ना। नेक्स्ट लेक्चर देखो यही करने वाले हैं, इसके सम्स। अच्छा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू टेक ब्रेक। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल प्लीज कीप रिवाइजिंग, okay, so that you don't forget the rules of the composition scheme, and of course बाकी का जितना भी हुआ है that also you have to keep revising, okay? So all the very best आपके टैक्सेशन पार्ट के लिए, बिकॉज अभी बढ़ता जा रहा है सिलेबस, तो आप अच्छे से रिवीजन करें और ध्यान से पढ़ें, और अगर कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ओके, राइट नाउ प्लीज यू टेक योर ब्रेक। बाय एवरीबॉडी।